नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के बारे में आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि इस पाठ में जो कहानी है जो वह है धनराज पिल्ले की, और यह एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं धनराज पिल्ले जी। और 35 वर्ष के हो जाने पर इनका एक साक्षात्कार होता है, यानी कि एक इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू लेती हैं विनीता पांडे जी, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में उस साक्षात्कार में विस्तार पूर्वक बताया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अब इस पाठ को। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। जो उनके बीच वार्तालाप हुई थी, जो उन्होंने अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन किया, जो उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, उन सभी बातों को अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले विनीता जी उनसे क्या पूछती हैं? खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा रामदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो इस पर धनराज क्या बोलते हैं? बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था मुझे। अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो देखिए, जब विनीता जी पूछती हैं कि आपका शुरू से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा, तो उस पर धनराज पिल्ले जी बताते हैं कि मेरा जो बचपन रहा है वो बड़ा मुश्किलों से भरा रहा है। मेरे दोनों भाई हॉकी खेलते थे और मुझे भी बहुत हॉकी खेलने का शौक था, लेकिन मेरे पास हॉकी नहीं थी। मुझे अपने साथियों से हॉकी उधार मांगकर खेलनी पड़ती थी। मुझे तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक उनकी बारी समाप्त ना हो जाए और मेरी बारी ना आ जाए। और मुझे हॉकी मिली भी तो जब मिली, जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था, तब उसने मुझे अपनी पुरानी हॉकी दी, जो मेरे लिए उस समय नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं 16 वर्ष का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे। तो वो बता रहे हैं कि जब मैंने अपनी जूनियर यानी कि जब वे बाल्यावस्था में थे, तो जब उन्होंने हॉकी खेली थी सन 1985 में, जो मणिपुर में खेली गई थी, और वे कितने साल के थे? वे केवल 16 साल के थे उस समय, और दुबले पतले से लड़के थे। जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। जुझारू मतलब बहुत ही वो गरम दिमाग के थे, गरम प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने
और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 में जो उस समय खेला जा रहा था के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो किशोरावस्था में थे, चाहे वो मैदान के बाहर हो चाहे वो मैदान के अंदर हो, उनसे कोई भिड़ने की नहीं सोचता था। वो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि उनको 1986 ईस्वी में यानी कि सन 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया और वो मुंबई चले आए। और मुंबई में उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें उम्मीद थी कि 1988 में जो ओलंपिक होंगे उनके लिए उन्हें बुलावा आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी 57 खिलाड़ियों की लिस्ट उस समय बनी हुई थी, उसमें भी उनका कहीं अता पता नहीं था। लेकिन 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया और तब से लेकर आज तक वो कामयाबी की सीढ़ी लगातार चढ़ते रहे। विनीता पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो इस पर धनराज जी बोलते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिजड्डी था, यानी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। तो वो अपनी जीवन की बात बता रहे हैं कि वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और अगर वो ना पढ़ते, ना उनका मन खेल में होता, रुचि खेल में ना होती, तो आज उन्हें एक चपरासी की नौकरी भी मिलनी बहुत मुश्किल थी। उनका पढ़ाई का स्तर इस तरह का था। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूं, पर गर्व से कह सकता हूं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए के बारे में बोल रहे हैं कि मैं बीए ग्रेजुएशन ना हूं। मैंने ग्रेजुएशन भले ही ना कर रखी हो, लेकिन मुझे अपने आप पर गर्व है और मैं कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं, यानी कि मैं हॉकी का एक महान खिलाड़ी हूं। हंसते हुए बोले वो, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकती हैं। इस पर विनीता जी बोलती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो इस पर धनराज जी बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। देखिए, और मैंने अपनी माँ को, देखिए बच्चों, जब विनीता जी उनसे पूछती हैं कि भाई आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, कभी आप आक्रामक हो जाते हैं, कभी आप हंसकर बात करते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, तो कभी बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं। तो इस पर धनराज जी कहते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा बचपन इतनी कठिनाइयों से, इतनी समस्याओं से भरा था कि मैं अपने आप को हर जगह असुरक्षित महसूस करता था। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा दिया है। इसका अगला भाग हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये जो साक्षात्कार चल रहा है, इसकी जो बातचीत चल रही है, वो आपके अच्छी से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।